नमस्कार दोस्तों, आपके अपने स्टडी चैनल परीक्षा वृत्तांत में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत घटना चक्र के राष्ट्रीय मुद्दे को कवर करेंगे और इसमें वे महत्वपूर्ण बिंदु समाहित हैं जो विगत परीक्षाओं में या आने वाली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो आप तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं राष्ट्रीय प्रदेश से। जैसा कि आगामी नवंबर में आयोजित होने वाली बीपीएससी और आरओ एआरओ यूपीपीसीएस के अंतर्गत होने वाली उन सभी एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स की महती भूमिका होती है। बिहार में लगभग 35 प्रश्न सीधे करंट अफेयर्स से आते हैं और 25 प्रश्नों के नियर अबाउट आरओ एआरओ में भी पूछे जाते हैं। तो तात्पर्य ये है कि आप अगर समसामयिक मुद्दे को कवर किए रहेंगे तो आपके लगभग 80% प्रश्न कवर हो जाएंगे। हम देखते हैं, यदि आप पढ़ते पढ़ते थक गए हों तो आप YouTube वीडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं। सफ़र कर रहे हों तब आप सुन सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका करंट अफेयर्स देखते देखते तैयार हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं घटना चक्र का राष्ट्रीय परिदृश्य। पहला बिंदु है जो 23 सितंबर 2024 का है। पुणे के हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण से संबंधित बिंदु है। प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की? पुणे हवाई अड्डा। अगला है, पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा? पुणे हवाई अड्डे का नया नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला बिंदु देखते हैं, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ये भी सितंबर 2024 की न्यूज़ है। तो शीर्ष 4 राज्य हैं, कौन कौन से? केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। इनको आपको ध्यान में रखना है, चारों राज्यों को। अगला बिंदु हम देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसी से रिलेटेड अगला बिंदु है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अब नामकरण क्या किया गया है वो अगले बिंदु में है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर का नया नाम होगा श्री विजयपुरम। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। श्री विजयपुरम किसका नाम है? पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है। अगला देखते हैं बिंदु, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? ये भी सितंबर 2024 की न्यूज़ है। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इससे संबंधित अगला बिंदु है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? जगदीप धनखड़ ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। कहाँ किया? इसका उद्घाटन गोरखपुर में किया। गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया किसने? जगदीप धनखड़ ने। अगला बिंदु देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जल संचय जन भागीदारी पहल सूरत में किया है, गुजरात के सूरत में। इससे अगला बिंदु, जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ी हुई है। बिंदु है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? महाराष्ट्र के
उदगीर लातूर जिला में किया। उदगीर लातूर जिला में किया। अगला बिंदु देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? भारतीय थल सेना ने। ये महत्वपूर्ण है, प्रोजेक्ट नमन, इसको ध्यान रखना है, भारतीय थल सेना ने किया है प्रोजेक्ट नमन। अगला बिंदु देखते हैं, अगला बिंदु हमारा है, इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? रक्षा पेंशन भोगियों को, भूतपूर्व सैनिकों को और उनके परिवारजन को। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? स्पर्श। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। डिजिटल पेंशन प्रणाली है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, राजेश वर्मा को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला बिंदु देखते हैं, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। नालंदा में किया गया। नालंदा में राजगीर है, वहाँ पर किया गया। अगला बिंदु देखते हैं, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की? 5 जिले। ये 5 जिले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बनाए गए। इन जिलों का नया नाम क्या है? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। इन 5 जिलों का नाम आपको याद होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मत भूलिए। अगला बिंदु देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया? नेपाल अकादमी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई? जून 2015 में। इसको आपको ध्यान रख, हो सकता है कि ये जीके के प्रश्न में पूछा जाए विविध में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? इन्होंने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध। इसको हो सकता है तोड़कर आपसे पूछ दें, तो आपको ध्यान रखना है, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। अगला बिंदु देखते हैं, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? ये हैं ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। चारों का नाम आपको याद होना चाहिए, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ये नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु। अगला बिंदु देखते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? कौन सा एक्सप्रेसवे है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। किन राज्यों से होकर गुजरेगा? आगे देखते हैं हम। अगला बिंदु है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगला बिंदु देखते हैं, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना है पूगा घाटी लद्दाख में किया गया। पूगा घाटी लद्दाख में। अगला बिंदु है, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। अगला बिंदु देखते हैं,
राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। अगला बिंदु देखते हैं, वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या है? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका नाम बदला गया है? राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। अशोक हाल का नाम अशोक मंडप और गणतंत्र मंडप दरबार हाल का नाम। अगला बिंदु देखते हैं, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? आइजोल में किया गया। मिजोरम के आइजोल में किया गया। सिकुनला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। सिकुनला सुरंग परियोजना लद्दाख में इसका शुभारंभ किया गया जुलाई 2024 में। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस सुरंग की लंबाई क्या है? 4.1 किलोमीटर। कितनी है? 4.1 किलोमीटर है। अगला बिंदु इससे रिलेटेड, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? सिकुनला सुरंग विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। ऊंचाई कितनी है? 15,800 फीट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला बिंदु देखते हैं, यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? मित्र वन। कौन सी पहल है? मित्र वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के दृष्टिकोण से। वृक्षारोपण जन अभियान है मित्र वन के नाम से। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग एडिटिंग हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। संसद भवन परिसर में लोकसभा तथा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित है? यह स्थल है प्रेरणा स्थल। इस बिंदु पर 3 फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसद भवन परिसर में स्थापित किया गया है। किसने के द्वारा किया गया है? लोकसभा सचिवालय द्वारा किया गया है। यहाँ पे किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएंगी? प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं की और स्वतंत्रता सेनानियों की। अगला बिंदु है, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? 18 जून 2024 को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। किस विश्वविद्यालय का पुनर्नामकरण किया गया? राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का। अगला बिंदु देखते हैं, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? भर्तृहरि महताब को बनाया गया था। ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। आगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? लद्दाख। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? कुंभी गांव, लखीमपुर खीरी में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप। आगे देखते हैं, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया जाएगा? पाली में। पाली राजस्थान में निर्मित किया जाएगा। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं? बायकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जिनका प्रतिशत योगदान 13.63% है। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो 630 मेगावाट की है, की आधारशिला कहाँ रखी गई? छतरपुर, मध्य प्रदेश में रखी गई। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण फैक्ट्री गीगा फैक्ट्री है, कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? जम्मू और कश्मीर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में स्थापित। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफार्म त्रिनेत्र ऐप 2.0
लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। अगला बिंदु देखते हैं, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किया। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया? अदिति योजना को शुरू किया गया है। रक्षा परियोजना प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु अदिति योजना। अगला बिंदु देखते हैं, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार में। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अगला बिंदु देखते हैं, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? एम्स कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन में स्थापित की गई है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया? गुजरात में किया। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये हमेशा दिल्ली में किया जाता है, इसको ध्यान रखिए, लेकिन ये 9वां है, 9वां रायसीना डायलॉग। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय है चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? ये पहल है अपार, APAAR, अपार। अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर, उड़ीसा में। संबलपुर, उड़ीसा में किया गया स्किल इंडिया सेंटर। अगला बिंदु देखते हैं, स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ये पोर्टल है स्वाति, जो स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ और मेडिसिन में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु लाया गया। अगला बिंदु देखते हैं, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय माणिकराव खानविलकर को। अगला बिंदु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया? श्री कल्की धाम मंदिर का। यह मंदिर किस जिले में है? संभल जिले। कहाँ? उड़ीसा में। अगला बिंदु देखते हैं, किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काजी नींबू। काजी नींबू को असम का राज्य फल घोषित किया गया। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका 75वें गणतंत्र दिवस के ट्विन थीम थे। इसी से संबंधित अगला बिंदु, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति थे। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया? उड़ीसा की झांकी को। आगे, उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। अगला बिंदु देखते हैं, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? गुजरात, फिर कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024 के मध्य। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वां। अगला बिंदु देखते हैं, आगे हमारा अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर शुरू होता है। आगे हम राष्ट्रीय परिदृश्य को संदर्भों को विस्तार से देखते हैं।
हमने अभी तक सूक्ष्म दृष्टि जो बिंदुवार अध्ययन था उस पर अवलोकन किया। अब राष्ट्रीय परिदृश्य की महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। इसमें हम उन्हीं बिंदुओं को हाईलाइट करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं या परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो आपको अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिए। हम सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। इस पहला बिंदु है एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। हम देखते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या। लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ कराए जाने वाले चुनाव को एक देश एक चुनाव के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन से तात्पर्य क्या है? लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ कराया जाने वाला चुनाव। आगे देखते हैं। देश में वर्ष 1951-52 से वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन अधिकांशतः साथ साथ कराए गए थे और इसके पश्चात यह चक्र टूट गया। अब निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बहुत अधिक व्यय होता है और साथ ही आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 117वीं रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किए जाने की सिफारिश की थी। इससे संबंधित स्मरणीय तथ्य इस प्रकार हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में दिया था। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने सुझाव दिया था क्या देश में चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। प्रथम चरण में लोकसभा एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे। तो प्रथम चरण में कौन कौन होगा? लोकसभा एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव। जबकि द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित होंगे। द्वितीय चरण में कौन होगा? प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित होंगे। अगला बिंदु देखते हैं। समकालिक चुनाव के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संसद में 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। पहला क्या है? ये संवैधानिक कार्रवाई कैसे होगी? एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा और दूसरा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के कानून में परिणामी संशोधन होगा। साथ साथ निर्वाचन के पहले चरण की अभिप्राप्ति के लिए अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172 में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 82 का को अंतः स्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पूरा स्थापित किया जाएगा। ये है पहले चरण की अभिप्राप्ति के लिए। पहले चरण की अभिप्राप्ति के लिए हमने देखा अनुच्छेद 83 जो संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है, अनुच्छेद 172 जो राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित है, में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 82 का को अंतः स्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पूरा स्थापित किया जाएगा। अगला बिंदु है, इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरे चरण के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने के 100 दिनों के भीतर आयोजित करने हेतु एक और संवैधानिक संशोधन विधेयक पूरा स्थापित किया जाएगा।
उपयुक्त संशोधनों के लिए अनुच्छेद 368 में दी गई संविधान संशोधन की 2 शर्तों को पूरा करना होगा। 368 में कौन सी 2 शर्तें हैं? पहली शर्त है दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य है, जबकि द्वितीय शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्य संशोधन के पक्ष में हों। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से विधेयक अधिनियम बन सकेगा। द्वितीय चरण के प्रस्ताव यानी स्थानीय निकायों के चुनाव केंद्र एवं राज्यों के चुनाव के 100 दिनों के अंदर करने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजने से पूर्व आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन करना होगा। ये बिंदु जो दिख रहा है आपको ग्राफ में, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। जो वन नेशन वन इलेक्शन उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी उससे संबंधित बिंदु इस प्रकार हैं। ये 8 सदस्यीय समिति थी। इसका गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। अध्यक्षता कौन किया था इस समिति की? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से। इसके सदस्य 8 सदस्य कौन कौन से थे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, संजय कोठारी जो पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त थे, अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य, और 8वें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नीतीश चंद्र सचिव, भारत सरकार विधि एवं कार्य विभाग द्वारा रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी। आगे देखते हैं अगला बिंदु। PM आशा योजना जारी रखने को मंजूरी। PM आशा योजना ये वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई व्यापक योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे PM आशा कहते हैं, को मंजूरी प्रदान की थी। केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुरूप इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। PM आशा योजना किससे संबंधित है? किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करने से संबंधित है। स्पष्ट है कि यह योजना किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रदान करने पर आधारित है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की। वर्ष 2025-26 तक इसमें लगभग 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। PM आशा के अंतर्गत अब निम्न घटक शामिल होंगे। मूल्य समर्थन योजना, प्राइस सपोर्ट स्कीम, मूल्य स्थिरीकरण कोष, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, मूल्य घाटा भुगतान योजना, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, बाजार हस्तक्षेप योजना, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। PM आशा के परिणामस्वरूप किसानों को उनके उत्पादों हेतु उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आने वाले उतार चढ़ाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। यह जनजातीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, इसके तहत जनजाति बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों को पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें लगभग 63,000 गांव शामिल हो गए, जिसमें 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। इससे महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य इस प्रकार हैं। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। कब दी? 18 सितंबर 2024 को। इस अभियान हेतु कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसमें केंद्रीय हिस्सा 56,333 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 22,823 करोड़ रुपया होगा। इस अभियान में 30 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के जनजाति बहुल गांवों वाले 549 जिले और 2740 ब्लॉक शामिल होंगे। जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है 30 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अगला बिंदु देखते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों जो होम स्टे होंगे को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन करना तथा जनजातीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। अगला बिंदु देखते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.45 करोड़ है। देश भर में 705 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। नमो भारत रैपिड रेल भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को कब लॉन्च किया गया था? 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली कानपुर प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। आगे देखते हैं। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। इस ट्रेन का संचालन गुजरात में अहमदाबाद एवं भुज के मध्य किया जाएगा। आधिकारिक रूप से इस ट्रेन का पुनर्नामकरण नमो भारत रैपिड रेल, यही वंदे मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया है। उल्लेखनीय है कि नमो भारत रैपिड रेल पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों से काफ़ी भिन्न है। आगे देखते हैं। मिशन मौसम 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान की। कितने वर्ष? 2 वर्षों के लिए। इस मिशन हेतु 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया। इस मिशन का उद्देश्य हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मिशन मौसम मुख्य रूप से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निम्न 3 संस्थान इस मिशन को मुख्य रूप से कार्यान्वित करेंगे: भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा। मिशन मौसम की परिकल्पना एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है जो भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं में अभूतपूर्व बढ़ावा देगी। मिशन मौसम उच्च परिशुद्धता के साथ मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर, क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में मतलब कि 2019 से 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर अर्थात PM10 एवं PM2.5 के स्तरों में 20 से 30% तक कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
NCAP के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 130 शहरों को लक्षित किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता के आधार पर 130 NCAP शहरों की रैंकिंग तैयार करना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत शहरों की रैंकिंग तैयार करने के लिए उन्हें जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कुल 130 शहरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। श्रेणी 1 में 47 शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक। श्रेणी 2 में 43 शहर हैं जिनकी जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख के मध्य है। श्रेणी 3 में 40 शहर हैं जिनकी जनसंख्या 3 लाख से कम है। प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 शहरों को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही इन शहरों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर, नेशनल क्लीन एयर सिटी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। स्मरणीय तथ्य: 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष 3 शहर। श्रेणी 1 में पहली रैंक पर शहर सूरत है और दूसरे पर जबलपुर, तीसरे पर आगरा। उत्तर प्रदेश का आगरा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर आगरा तीसरी रैंक पर है। अगला देखते हैं। श्रेणी 2 में उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद पहली रैंक पर और दूसरी रैंक पर महाराष्ट्र का अमरावती, तीसरी रैंक पर उत्तर प्रदेश का झांसी शहर है। और इस प्रकार देखते हैं कि श्रेणी 3 में उत्तर प्रदेश का रायबरेली पहली रैंक पर, तेलंगाना का नलगोंडा दूसरी रैंक पर, हिमाचल प्रदेश का नालागढ़ तीसरी रैंक पर है। उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से यह ग्राफ इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश के शहरों की क्या स्थिति है। जैसे श्रेणी 1 में उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं, रैंक 3 पर आगरा है, रैंक 4 पर लखनऊ है, रैंक 5 पर कानपुर है, रैंक 13 पर वाराणसी, 22 पर गाज़ियाबाद, 24 पर प्रयागराज और रैंक 29 पर मेरठ है। और श्रेणी 2 में जो उत्तर प्रदेश के शहर शामिल हैं उसमें पहली रैंक पर फिरोजाबाद, तीसरी रैंक पर झांसी, चौथी रैंक पर गोरखपुर और छठी रैंक पर नोएडा, 11वीं रैंक पर मुरादाबाद, 18वीं रैंक पर बरेली। श्रेणी 3 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पहली रैंक पर रायबरेली, तीसरी रैंक पर अनपरा, 16वीं रैंक पर खुर्जा और 18वीं रैंक पर गजरौला है। अगला बिंदु है स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता। नेचर पत्रिका ने इस मिशन को मान्यता प्रदान की है। 2 सितंबर 2024 को विश्व के अग्रणी बहुविषयक विज्ञान जर्नल कौन है? नेचर में एक लेख प्रकाशित हुआ। नेचर में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसके माध्यम से इस लेख का शीर्षक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर। तो 2 विषयों पर केंद्रित है, शौचालय का निर्माण और शिशु मृत्यु दर। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अंडर द स्वच्छ भारत मिशन एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया। इस लेख के तहत नेचर द्वारा संचालित एक अध्ययन के परिणाम प्रकाशित किए गए। उल्लेखनीय है कि नेचर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के मध्य संबंध की जांच करने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक अध्ययन संचालित किया गया था। इस अध्ययन के तहत शिशु एवं बाल स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लाभों की पड़ताल की गई थी। इस अध्ययन में एक दशक अर्थात वर्ष 2011 से 2020 की अवधि में 35 भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और 640 जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था। उपयुक्त क्षेत्रों में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर IMR और U5MR पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
इस अध्ययन के अनुसार ऐतिहासिक रूप से भारत में शौचालयों तक पहुंच और बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध पाया गया। इस अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि जिला स्तर पर शौचालय तक पहुंच में 10% बिंदुओं की वृद्धि होने पर IMR में औसतन 0.9% बिंदुओं तक की कमी और U5MR में 1.1% बिंदुओं तक की कमी दर्ज की जाती है। SBM के अंतर्गत 30% से अधिक शौचालय कवरेज वाले जिलों में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर IMR में 5.3 और U5MR में 6.8 की कमी दर्ज की गई है। SBM के तहत बड़े पैमाने पर शौचालयों के प्रावधान के प्रतिवर्ष लगभग 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं के जीवन की रक्षा करने में योगदान दिया है। नेचर द्वारा संचालित अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि परिवर्तनकारी स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आबादी को स्वच्छ स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर से पहले किया जाता है। इस अभियान का आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का केंद्रीय विषय है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। 23वां विधि आयोग। भारत का विधि आयोग अर्थात लॉ कमीशन एक गैर सांविधिक निकाय नॉन सैचुरेटेड बॉडी है। विधि आयोग का गठन कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ इसका गठन किया जाता है। यह आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार केंद्र सरकार को सिफारिशें करता है। आगे देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग के गठन हेतु एक अधिसूचना जारी की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्षों अर्थात 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। यह 3 वर्षों के लिए की अवधि के लिए है। भारत के 23वें विधि आयोग में निम्न व्यक्ति शामिल होंगे। कौन कौन से? 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य और सचिव विधि कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में, सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में और 5 अंशकालिक सदस्यों से अधिक नहीं। ज्ञातव्य है कि भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है डिजिटल कृषि मिशन। भारत के डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। इस पहल के तहत किसानों को उनकी भूमि को आच्छादित किया जाएगा। इस वित्त वर्ष DPI का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। इसका लक्ष्य 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि के विवरण के साथ रजिस्ट्रियों को अद्यतन करना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस मिशन हेतु कुल परिव्यय 2817 करोड़ रुपए निर्धारित है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 1940 करोड़ रुपया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र और किसानों से संबंधित आंकड़े अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य एक ही मंच पर एक समेकित डाटाबेस का निर्माण करना है। इस मिशन के फलस्वरूप किसान बिना किसी
जटिल कागजी कार्रवाई के लाभों और सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्हें विभिन्न कार्यालयों या सेवा प्रदाताओं के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित होने की बहुत कम या कोई आवश्यकता नहीं होगी। आगे देखते हैं, एग्रीस्टैक किसान की पहचान। इसके तहत एग्रीस्टैक में निम्न 3 प्रमुख घटक शामिल हैं: किसान रजिस्ट्री, भू संदर्भित गाँव के नक्शे, बोई गई फसल की रजिस्ट्री। एग्रीस्टैक के तहत किसान आईडी की शुरुआत की गई है। आधार कार्ड की ही तरह अब किसानों को एक किसान आईडी प्रदान की जाएगी, जो उनके लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगी। इस किसान आईडी का सृजन और रखरखाव राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाएगा। यह किसान आईडी भू अभिलेखों, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसल और प्राप्त लाभ सहित विभिन्न किसान संबंधी डाटा से जुड़ी होंगी। किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए निम्न 6 राज्यों में परियोजनाएं संचालित की गई हैं। ये कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, गुजरात के गांधीनगर, महाराष्ट्र के बीड, हरियाणा के यमुनानगर, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब और तमिलनाडु के विरुधुनगर। 3 वर्षों के दौरान 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं, 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने साणंद में, गुजरात के साणंद में एक अर्धचालक इकाई सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। यह अर्धचालक इकाई कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। प्रस्तावित इकाई 3300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इस इकाई की उत्पादन क्षमता 60 लाख चिप्स प्रतिदिन होगी। 29 फरवरी 2024 को देश में 3 और अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई थी। इन 3 इकाइयों का विवरण इस प्रकार है। ढोलेरा, गुजरात में सेमीकंडक्टर ढोलेरा, गुजरात। यह टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट द्वारा एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना की जाएगी। यह सेमीकंडक्टर फैब PSMC ताइवान की साझेदारी में स्थापित किया जाएगा। इस इकाई की क्षमता 50,000 WSPM होगी। यह भारत की पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब होगी। दूसरा, असम में अर्धचालक इकाई। दूसरा कहाँ है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड मोरीगांव, असम में एक अर्धचालक इकाई स्थापना करेगा। यह इकाई 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इस इकाई की उत्पादन क्षमता 48 मिलियन चिप्स प्रतिदिन होगी। तीसरा है साणंद, गुजरात में अर्धचालक इकाई। CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा साणंद, गुजरात में OSAT सुविधा स्थापित की जाएगी। यह अर्धचालक इकाई रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जापान और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड पब्लिक कंपनी लिमिटेड की साझेदारी में स्थापित की जाएगी। विशिष्ट चिप्स के उत्पादन के लिए इस इकाई की स्थापना 7,600 करोड़ रुपए के निवेश से की जाएगी। इस इकाई की उत्पादन क्षमता 15 मिलियन चिप्स प्रतिदिन होगी। 29 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत तीनों अर्धचालक संयंत्रों का शिलान्यास 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस प्रकार भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत अब तक कुल 5 अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। 5 अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ 28 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है। इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों के सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय भवन के सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय को गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। इस संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त द्वारा घेरा गया है, जिसमें निचले भाग में संस्कृत श्लोक
यह तो धर्मस्ततो जय लिखा गया है। इस श्लोक का अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। इस ध्वज के मध्य भाग में प्रदर्शित डिजाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह के रूप में भी कार्य करेगा। बाढ़वण पत्तन का शिलान्यास। वर्तमान में भारत में कुल 12 महापत्तन या मेजर पोर्ट्स हैं जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन हैं और मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़वण पत्तन का शिलान्यास किया। यह पत्तन महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू नगर के निकट स्थित है। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को इस पत्तन की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। यह भारत के सबसे बड़े गहरे जल वाले पत्तनों में से एक होगा। निर्माण पूरा होने के पश्चात यह पत्तन विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से एक होगा। यह पत्तन पारगमन समय और लागत को कम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 4 जून 2024 को कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है। इस सूचकांक का विकास विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा किया गया है। इस सूचकांक के तहत कंटेनर पोतों द्वारा किसी पत्तन में व्यतीत किए गए समय का मापन किया जा। इस सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष चीन का यांगसान पत्तन प्रथम स्थान पर रहा। इस सूचकांक के इतिहास में पहली बार विश्व के शीर्ष 100 पत्तनों की सूची में भारत के 9 पत्तन शामिल किया गया है। वर्ष 2023 में विश्व के शीर्ष 20 पत्तनों की सूची में विशाखापट्टनम जो 19वें स्थान पर था को शामिल किया गया था। CPPI 2023 शीर्ष 100 पत्तनों में शामिल भारतीय पत्तन 19वीं रैंक पर विशाखापट्टनम, 27वीं रैंक पर मुद्रा पत्तन, 41वीं रैंक पर पीपावाव पत्तन, 47वीं रैंक पर कामराजर पत्तन, 63वीं रैंक पर कोचीन पत्तन, 68वीं पर हजीरा पत्तन, 71वीं रैंक पर कृष्णापट्टनम, 80वीं रैंक पर चेन्नई पत्तन और 96वीं रैंक पर जवाहरलाल नेहरू पत्तन। 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी। NICDP नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकास करना है जो विश्व के सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने NICDP के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक नोड्स या शहरों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। ये 12 औद्योगिक शहर देश के 10 राज्यों में विस्तृत होंगे और इन्हें 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि स्वीकृत 12 नए औद्योगिक शहरों में से केवल 11 शहरों के नामों की घोषणा की गई है। हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते एक शहर के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। नए स्वीकृत औद्योगिक शहर जिनके नाम घोषित किए गए हैं निम्नवत हैं: खुरपिया उत्तराखंड, राजपुरा पटियाला पंजाब, दिग्घी महाराष्ट्र, पलक्कड़ केरल, आगरा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गया बिहार, जहीराबाद तेलंगाना, ओरवाकल आंध्र प्रदेश, कोपरथी आंध्र प्रदेश और जोधपुर पाली राजस्थान। ये 11 शहर हैं जो एकीकृत पेंशन योजना UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से के साथ एक नई एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी प्रदान की। 25 अगस्त 2024 को अपने सभी कर्मचारियों के लिए UPS को मंजूरी प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं।
24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है सुनिश्चित पेंशन। कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के समतुल्य राशि मूल पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। हालांकि उपयुक्त पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा आवश्यक होगी। 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक रूप से कम पेंशन प्रदान की जाएगी। न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी ही यूपीएस के तहत पेंशन के पात्र होंगे। दूसरा है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। किसी कर्मचारी को उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन के 60% के समतुल्य राशि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करने की गारंटी देता है। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक लागू होगा। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त राशि के लिए भी पात्र होंगे। यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी का योगदान वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% होगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान 18.5% का होगा। एनपीएस वात्सल्य। अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में अवयस्क बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना वात्सल्य की घोषणा की। यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है। 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे। सब्सक्राइबर को प्रति वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान करना होगा। अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। इस योजना के तहत माता पिता और अभिभावक द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान किया जाएगा। बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना के तहत सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया। इसी के साथ राष्ट्रीय परिदृश्य का एक खंड कंप्लीट होता है। आगे लगभग आधे घंटे का और सेशन बचा हुआ है, जिसमें घटना चक्र की संपूर्ण राष्ट्रीय परिदृश्य को समाप्त कर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।